नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट निर्णयों की जानकारी दी है। और इस दौरान आपको ये भी बताते चले कि यूपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौके पर मौजूद रहे। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं निवेश के गंतव्य के रूप में स्थापित करने के दृष्टिगत शासन की अधिसूचना दिनांक 4/11/22 द्वारा औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 अधिसूचित की गई थी। आप सभी लोग विदित हैं। इसी क्रम में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक 25/2/2025 को की गई। इसमें एक इकाई को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने हेतु संस्तुति की गई। हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड। उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में दिनांक 25/2/2025 में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किए जाने वाली फ्रोजन रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों के उत्पादन हेतु नई इकाई की स्थापना हेतु लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद से अनुमोदन दिया गया। एक दूसरा प्रस्ताव है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तीव्र एवं संतुलित विकास राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के दृष्टिगत शासन के पत्र 13/7/2017 द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 अधिसूचित की गई थी। औद्योगिक इकाइयों में छूट एवं अनुदान वित्तीय सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें 6 कंपनियों का है, 5 का दिया गया, एक में निरस्त किया गया है। पहला है SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 38,73,01,888 रुपए की वित्तीय स्वीकृति। सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरनगर को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 1,88,99,905 रुपए। मिसेस ACC लिमिटेड को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 17,28,07,828। मिसेस वंडर सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़ को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 38,32,30,659। मून बेवरेज हापुड़ को अनमन्य वित्तीय प्रथम किस्त की धनराशि 8,68,31,672 रुपए की वित्तीय स्वीकृति। मिसेस ACC लिमिटेड सोनभद्र की LOC को निरस्तीकरण किया गया। 662 तो है हल्दीराम 662। हाँ, ये जो तमाम विपक्ष के महानुभाव लोग समय समय पर गलत ट्वीट करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, उनके लिए करारा जवाब भी है। हर कैबिनेट में आप देखते हैं कि औद्योगिक डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं जो धरातल पर उतर रहे हैं और उनमें इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। आज जो कैबिनेट के समक्ष जो प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव संख्या 6 एक्स अग्निवीर को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, PSC आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार अग्निपथ लाई थी, जिसके तहत अग्निवीर को रोजगार देने के उससे और हर तरह से उनको स्ट्रेंथन करने के उद्देश्य से अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21.5 साल की उसमें उम्र रखी गई थी, 4 साल के लिए, और उसके बाद उनको इंसेंटिव देकर विदा किया जाता था। कई प्रदेशों ने और केंद्रीय फोर्सेज ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया, कहीं
10% CISF में दिया गया, BSF में, हरियाणा में 10% दिया गया, उड़ीसा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने कि आज मंत्रिपरिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजेंटल जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, SC का होगा तो SC, OBC का तो होगा तो OBC। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। जी, हॉरिजेंटल आरक्षण तो आपको समझना चाहिए। मैंने हॉरिजेंटल कहा। हॉरिजेंटल आरक्षण का मतलब यह कि जो हमारा अभी तक जो आरक्षण है उसमें उसी में अगर सामान्य श्रेणी का है तो सामान्य श्रेणी वाला, SC का है तो SC वाला। हॉरिजेंटल का मतलब ही यही है। अगर हॉरिजेंटल शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब उसी श्रेणी का व्यक्ति उसमें अब्जॉर्ब होगा। 20% लोग जो एक्स अग्निवीर हैं उन लोगों को इस प्रकार का सेवा का अवसर दिया जाएगा हमारे उसमें। और खासतौर से 4 कैटेगरी दी हैं। पुलिस में आरक्षी, पुलिस आरक्षी, PSC आरक्षी, घोड़सवार और फायरमैन, ये हमने 4 में दिया है। ये उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, वो लोग तो अलग अलग, उनको चूंकि अग्निवीर से रिटायर होने के बाद लगभग 12 लाख रुपया मिलेगा सरकार की ओर से, तो वो कोई काम कर सकते हैं। और चूंकि हमारे पास एक ट्रेंड फोर्स हमको मिलेगी, इसलिए इस आरक्षण की व्यवस्था 20% की गई। जी, मैं जो उत्तर प्रदेश के हूँ, उत्तर प्रदेश अभी कोई संभावना नहीं। अभी क्या, अभी तो आए नहीं तो संभावना क्या। 20% है भाई। जब 20% कह रहे हैं तो उसको बाकायदा 20%, 20। CISF और BSF में 10% दिया गया, देने की प्रावधान किया गया। हरियाणा में 10% और उड़ीसा में। ये दूसरा एक उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इनोवेटिव स्टेप था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2023 में इसको प्रारंभ किया कि अन्नपूर्णा भवन, अभी तक जो राशन की दुकानें थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो दुकानें थी, वो कहीं गली में, कहीं किसी ऐसी गली में कि जहां पर जाना भी बहुत दुर्लभ होता था। इसलिए एक ऐसी जगह पर कि जहां पर आसानी से ट्रक जा सके, 484 स्क्वायर फीट के एक पोर्शन ऐसा हो जिसमें गोदाम में सामान रखा जा सके, और एक पोर्शन ऐसा हो कि जिसमें वितरण किया जा सके। और उसके साथ साथ जो व्यक्ति विक्रेता होगा, वितरण करता होगा, वो अपने दूसरे सामान को भी उसके साथ साथ बिक्री कर सकता है। इसके लिए हमने 2025-26 में 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। लगभग 8.5 लाख रुपए की लागत से अभी तक 3534 जो हमारे अन्नपूर्णा भवन है वो ग्रामीण क्षेत्र में तैयार किए गए। इसमें खास तौर से अभी तक प्रोविजन ये था कि हम मनरेगा के माध्यम से इसको, मनरेगा के माध्यम से, जो मनरेगा फंड से इसको तैयार कर सकते थे। साथ साथ सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि अथवा राज्य और केंद्र सरकार की योजना में इसका निर्माण किसी भी तरीके से अनिवार्य था। उसके अलावा हमने इस बार 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें भी किया। और ये 2000 निर्माणाधीन है इस समय अन्नपूर्णा भवन। तो एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को आसानी से एक स्थान के ऊपर ये राशन का सामान मिल सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। और हर प्रकार की, जैसे लोडिंग अनलोडिंग में भी सुविधा हो, जो सामान लेकर आए वहां पर ट्रक जा सके, वो भी सुविधा का ध्यान रखा गया। तो ये अपने आप में हर वर्ष 75 एक जिले में, हर जिले में 75 का लक्ष्य रखा गया है कि 75 हर जिले को बनाना है, जिसमें जितने भी मनरेगा से हो सके, नहीं तो हम
स्टेट बजट से इसकी पूर्ति करेंगे। जी जी हाँ, उसमें भी करेंगे, उसमें भी करेंगे, जी जी उसमें भी करेंगे, उसमें भी करेंगे, शहरों में भी करेंगे। और तीसरा है ये उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति। ये हमारे पर्यटन विभाग की ओर से हमने महसूस किया होगा कि हमारे धार्मिक स्थलों पर या ऐसे स्थानों पर जहां पर जो पर्यटन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं उसमें लोगों को आसानी से रहने की सुविधा मिल सके, क्योंकि जितने होटल्स हैं कभी कभी ऐसा होता है कि होटल पूरी तरीके से बुक हो गए, नहीं मिल पाए, तो ये होम स्टे की प्रोविजन इन्होंने किया है। हमारे जो पर्यटन मंत्री जी हैं वो एक नया प्रस्ताव लेकर आए थे, उन्होंने खास तौर से ये 1 कमरे से लेकर 6 कमरे तक की व्यवस्था की है, क्योंकि 6 कमरे के बाद फिर वो होटल के अंतर्गत आ जाता है, फिर उसके नाम दूसरे हैं, इसलिए 1 से लेकर 6 तक और 12 बेड्स की व्यवस्था भी है जो की गई है। इसमें एक साथ 7 दिन तक रहने की व्यवस्था की गई है। और ये एक कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या उसके प्रतिनिधि के माध्यम से जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे और गृह विभाग का पुलिस अधीक्षक का एक वो स्वयं या उनका एक नॉमिनी या फिर कर अधीक्षक नगर निगम नगर पालिका अथवा ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत ग्राम पंचायत का एक सदस्य और अग्निशमन अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि और जिला पर्यटन अधिकारी पर्यटन विभाग का जो इसमें सदस्य सचिव होगा। ये इसको अनुमति देंगे कि आपको होम स्टे करने की अनुमति दी जाती है जो लोग इसके लिए इच्छुक होंगे। जी किराया तो वो लोग तय करेंगे आपस में। सिल्वर 2000 होम स्टे आवेदन शुल्क जो लोग आवेदन करेंगे इसके लिए उनके लिए ये है कि रूरल में 500 रुपए, 750 रुपए क्या नाम बेटर श्रेणी वाला और सिल्वर में 2000 और 3500। देखिए जो होम स्टे करने आएगा वही देखेगा कि हमको क्या करना है। अभी तो ये नई योजना है, ये शुरू होने जा रही है, इसलिए अभी तो ये निगोशिएबल रहेगा। और 3 माह ये पंजीकरण की प्रभावी अवधि समाप्त होने के 3 माह पूर्व आवेदक का पंजीकरण समाप्त कर नवीनीकरण हेतु आवेदन पर्यटन निदेशालय को प्रस्तुत करना होगा। ये खास तौर से इसमें रिन्यूअल की व्यवस्था भी होगी। अगर 7 दिन से ज्यादा कोई ठहरना चाहे तो उसमें रिन्यूअल की व्यवस्था भी होगी। लेकिन ये अपने आप में हमारे सामने जो कभी कभी ऐसी समस्या आती थी कि चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो या मथुरा हो, कि उसमें होम स्टे करने की एक प्रोविजन अनुमन्य कर दिया गया। और मैं समझता हूं कि इससे हमारे श्रद्धालुओं को और जो टूरिस्ट हैं उन लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। और एक तरफ दूसरे लोगों को जिनके पास खाली मकान पड़ा हुआ है वो अपने 6 कमरे तक इस प्रकार से लोगों को रेंट आउट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें रोजगार उनको लोगों का एक तरीके का रोजगार भी मिल जाएगा, आमदनी भी बढ़ जाएगी, सुधार। इसके अतिरिक्त 3 जो है वो प्रस्ताव थे उसके शिक्षा विभाग के, जिसमें एक एलओपी है अयोध्या वाला, ये लेटर ऑफ परमिशन दे दिया गया जिसमें अयोध्या का, और दूसरा एक वहां का है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर के भवनों का निर्माण, और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अंतर्गत गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग का ये एलओआई दिया गया है, लेटर ऑफ इंटेंट। 2 में लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया, एक में एलओपी दिया गया, यानी लेटर ऑफ परमिशन, जिन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। शहरी क्षेत्र के लिए 20 एकड़ जमीन और एक पहले चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और बाद में एलओपी के लिए एक वाइस चांसलर की अध्यक्षता में कमेटी बनी। एलओआई देने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी वो देखती है कि फॉर्मेलिटीज पूरी है, तभी इनको लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है। और बाद में जब ये अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं तब इनको लेटर ऑफ परमिशन दिया जाता है।
सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जून यानी कि अपने जन्मदिन के मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में नवनिर्मित मंदिरों और प्रथम तल पर श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने इस संबंध में कलश यात्रा, त्रिदिवसीय अनुष्ठान और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। श्री राम जन्मभूमि पर प्रथम तल पर राम दरबार परकोटा के 6 मंदिर शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा और साथ ही साथ शेषावतार 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून, 5 जून को पूजन प्रारंभ होगा। 5 जून को दिन में 11:25 से प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भोग आरती लगभग 1 बजेगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित रहेंगे। ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है कि 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है और यह भी एक संयोग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी 5 जून को है। ये सब अनायास और केवल अनायास है। पूजन कार्यक्रम प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होंगे। 101 ऋत्विक वैदिक कर्मकांडी इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को संपन्न कराएंगे। आज सरयू तट से माताओं के द्वारा सरयू जल के कलश यात्रा प्रारंभ होगी। सरयू तट से चलकर लता चौक, रामपथ, श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी बाजार, दशरथ महल, रामकोट बैरियर होते हुए रंगमहल बैरियर से यज्ञ स्थल की ओर प्रवेश करेंगे। मैं हाथ जोड़कर एक और निवेदन भी करना चाहता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा का ये अर्थ न मान लिया जाए कि सारा देश, पास पड़ोस के लाखों लोग इस अवसर पर इस आयोजन को देखने के लिए अयोध्या आ जाएं। अन्य ये किसी को भी बुलाया नहीं गया है। बड़ा कार्यक्रम करना मौसम के कारण संभव नहीं है। आप जैसे अपनी परिस्थिति के अनुसार दर्शन करने आते हैं वैसे ही आए। प्राण प्रतिष्ठा के कारण 5 जून को आप लोग यहाँ पधार कर अनावश्यक परेशानी में न फंसे। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है और साथ ही जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। 4 दशक बाद भारत में हो रहा है। इन 4 दशकों में भारत में बहुत कुछ बदल चुका है। आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में हम न केवल एक विशाल मार्केट है बल्कि पॉलिसी लीडरशिप, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रतीक भी है। आज भारत ग्लोबल स्पेस एविएशन कन्वर्जेंस का एक उभरता हुआ लीडर है। पिछले 1 दशक में भारत की सिविल एविएशन सेक्टर में ऐतिहासिक उड़ान से आप सब भली भांति परिचित हैं। साथियों, ये समिट, ये डायलॉग एविएशन के साथ ही ग्लोबल कोऑपरेशन,
क्लाइमेट कमिटमेंट्स और इक्विटेबल ग्रोथ के शेयर्ड एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम भी है। इस समिट में आप जो चर्चा कर रहे हैं उससे ग्लोबल एविएशन को नई दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हम इस सेक्टर की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को टैप कर पाएंगे, उन्हें और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, इंटर कॉन्टिनेंटल जर्नी केवल कुछ घंटों में तय कर लेते हैं, लेकिन 21st सेंचुरी की दुनिया के सपने हमारी इन्फिनिट इमेजिनेशन रुकी नहीं है। आज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्पीड पहले से भी कहीं तेज है और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।